हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 ज्यादा अच्छे हो, बढ़िया एकदम एग्जाम के लिए रेडी हो, है ना। कुछ टाइम बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो और सब कुछ एकदम बढ़िया है, मजे में है। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। आई नो, अगर आप होते तो पूछते ना कि मैम आप कैसे हो, तो मैंने खुद ही बता दिया मैं भी अच्छी हूँ। चलो ठीक है भाई, आज हम मिले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिस्कस करने के लिए, द यूनियन जुडिशरी। भाई हमने लेजिस्लेटिव देख लिया कैसे वर्क करता है, हमने एग्जीक्यूटिव का पार्ट पढ़ लिया, तो भाई जुडिशरी को कैसे छोड़ दे, है ना। भाई ये पूरा जो इंडिया का सिस्टम चलता है, जस्टिस का पूरा सिस्टम, राइट, वो कैसे है ना। क्या क्या भैया जो जजेस बनते हैं कैसे बनते हैं, इनको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तक का सफर आज आप मेरे साथ पूरा करोगे, क्योंकि आज मैं आपको ये तीनों ही लेवल के जुडिशरी से मिलवाने वाली हूँ। तो भाई जो बच्चे मुझे जानते हैं बहुत अच्छा है, जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है नेहा शर्मा, मैं हूँ आप लोगों की एसएसटी की मेंटोर, और आज हम एक नया चैप्टर सिविक्स का शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द यूनियन जुडिशरी, जिसमें हम पूरे जुडिशरी को एक साथ पढ़ेंगे। तो आज के इस चैप्टर में बेटा हमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। भाई सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है जजेस को, सैलरी क्या होती है, ठीक है, क्या क्या पावर होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो यही सब कुछ सेम हमें बेटा हाई कोर्ट का भी पढ़ना है, और यही सब कुछ सेम हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है आज के इस लेक्चर के अंदर। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, रिट। रिट क्या होती है ना, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिट से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, कि रिट क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिट, है ना, इशू कौन करता है रिट को। तो ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो भाई एक्साइटमेंट लेवल जैसे मैम का एकदम ओपी रहता है ना हमेशा, तुम्हारा भी ओपी रहना चाहिए ना। चलो शुरू करते हैं। क्या है ये है बेटा आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, पिंक कलर ले लेते हैं यार, है ना, नहीं रेड लेंगे, चलो। सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही है पूरे इंडिया में, एक ही है। और कहाँ पर है बेटा आपका, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये हायर अथॉरिटी होती है जुडिशरी की, सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट ही आता है, उसके बाद सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे मेन बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था कि गवर्नमेंट के भाई 3 ऑर्गन्स होते हैं, है ना। हमने बात की थी द यूनियन लेजिस्लेचर की, द यूनियन एग्जीक्यूटिव की और द जुडिशरी की, राइट। हमने इन तीनों की बात की थी। मैंने आपको यूनियन लेजिस्लेटिव में बताया था कि लेजिस्लेचर का काम होता है बेटा लॉस को क्या करना, बनाना। ये क्या करती है, मेकिंग ऑफ लॉज, या फिर भाई कोई लॉ जो है उसमें कोई चेंज करना है तो उसे थोड़ा सा अपडेट कर देती है, किसी लॉ को रिमूव करना है, तो ये सब कुछ डन है। लेकिन बेटा एग्जीक्यूटिव का काम होता है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बना रही है वो तो सिर्फ क्या करती है, एक प्रस्ताव दे रही है कि हम ये लॉ बनाने का सोच रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इंप्लीमेंट करना या फिर रिजेक्ट कर देना। तो यानी कि जो ये कानून होते हैं उन्हें लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। इन दोनों को हमने पढ़ लिया था। तो आज हमें बेसिकली पढ़ना है कि भैया जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी का काम क्या होता है। आओ पढ़ते हैं कि ये जुडिशरी क्या करती है। सबसे मेन बात, जुडिशरी का जो पहला काम है वो है इंटरप्रेट लॉज। अब इसका मतलब आप पूछोगे कि मैम क्या होता है, बेटा इंटरप्रेट लॉज का मतलब होता है कानून को समझाना। भाई ये तो बना के छोड़ देते हैं, मेनली कानून को समझाती है जुडिशरी, ठीक है। इसका काम है हमें कानून को समझाना, तो ये हमें क्या समझाती है, कानून समझाती है। इसके बाद प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन। भाई सिंपल सी बात है, हम लोगों के पास कुछ राइट्स है और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है ये जुडिशरी। बचपन से ही सुना है ना कि भाई हमारे राइट्स को अगर वॉयलेट करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। यस, अगर कभी आपको लगता है कि भाई आपके राइट के साथ गलत हो रहा है, आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, आपसे कोई आपके अधिकारों को छीन रहा है, तो आप कोर्ट्स में जा सकते हो। तो यही है जुडिशरी कि भाई ये आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, या आपको लॉज को समझाती है। थर्ड वन इज पनिश हु ब्रेक लॉज।
भाई जुडिशरी क्या है, उनको पनिश करती है जो लॉज को फॉलो नहीं करते और लॉ को ब्रेक कर देते हैं, तो ये उन्हें ब्रेक कर देती है, राइट। तो भाई क्या है कि जो ये जुडिशरी है ये बेटा उन लोगों को पनिशमेंट देती है, उन लोगों को सजा देती है जो लॉ को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फोर्थ वन इज प्रोवाइड जस्टिस, सबसे मेन है ना, ये क्या करती है बेटा, जस्टिस प्रोवाइड करती है, न्याय देती है हमें। अगर जुडिशरी ना हो तो क्या कभी न्याय मिल पाए, नहीं, केसेस तो ऐसे ही रह जाए, राइट। तो भाई सिंपल सी बात है, जुडिशरी हमें कानून को समझाती है, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उन लोगों को पनिश करती है जो लॉ को ब्रेक कर देते हैं, और फिर जस्टिस भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे काम कौन करते हैं, जुडिशरी करती है। अब अगर मैं बात करूं कि जुडिशरी में कितने लेवल है या कितने टाइप के कोर्ट्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, नेशनल लेवल पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट, या जिन्हें हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होते हैं बेटा आपके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, कहाँ पर है बेटा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, मैंने आपको बता भी दिया, एक ही है पूरे इंडिया में, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है बेटा ये, और ये पूरे इंडिया में एक ही है, ठीक है। तो भाई पूरे नेशनल लेवल के लिए है आपका सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद स्टेट लेवल पर आते हैं बेटा हाई कोर्ट्स, ठीक है। हर एक स्टेट के मेनली, वैसे तो कॉमनली हर एक स्टेट के बेटा अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं, बट कुछ स्टेट्स, मान लो कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे वहाँ की पॉपुलेशन कम है या फिर वहाँ पर वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि दो स्टेट मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, इस स्टेट के भी लोग आ सकते हैं, इस स्टेट के भी लोग आ सकते हैं। जैसे अगर मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं, तो पंजाब और हरियाणा के लिए दो अलग अलग स्टेट है, पंजाब और हरियाणा, लेकिन दोनों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बेटा हरियाणा वाले भी आते हैं और पंजाब वाले भी आते हैं, और बेसिकली वैसे तो हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टेट के लिए कॉमन बना देते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल के बाद आती है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट, ये सबसे ज्यादा नीचे होते हैं, ठीक है, और इनका काम नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज को ही सॉल्व करवाना होता है। एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है, नेशनल लेवल के लिए जो होते हैं, हाई कोर्ट क्या है जो स्टेट लेवल के लिए होते हैं, और सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट क्या है जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए होते हैं। तो आओ हायर अथॉरिटी या फिर हाईएस्ट बॉडी जिसे हम कहते हैं उससे शुरू करते हैं, इट मींस सुप्रीम कोर्ट। सबसे मेन बात, अभी हम ये देखते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं, हाई कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं, या सबऑर्डिनेट कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं बेटा, तो सुप्रीम कोर्ट में ना एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके बाद बाकी के अदर जजेस। लेकिन हाँ, एग्जाम में या एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट पे मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में भाई कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जजेस हो सकते हैं, तो बेटा 34 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जजेस सुप्रीम कोर्ट में 34 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 33 हैं। याद रखना ये बात, प्रेजेंट टाइम में 33 हैं, और वैसे हो 34 सकते हैं। तो अगर पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, तो आपको आंख बंद करके 34 लिख देना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, है ना, तो प्रेजेंट टाइम में बेटा 33 है, डन है, ओके। उसके बाद सेम हाई कोर्ट में भी बेटा एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी के अदर जजेस होते हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट होता है और एक सेशन होता है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन क्या है ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब हम क्या पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ेंगे। तो आपको इसको लेके किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बट बस इस स्लाइड से आपको इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस 34 होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 33 है, डन है, ओके। अब चलो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट बेटा, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है हमारी कंट्री की, जिसमें मैंने आपको बता दिया एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, और बाकी 25 अदर सुप्रीम कोर्ट में बेटा चीफ जस्टिस होते हैं और उनके अलावा 25 अदर जजेस भी होते हैं। करंट स्ट्रेंथ है 34 कि भाई कितने हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं, लेकिन अभी 33 है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है कहाँ पर, ये न्यू दिल्ली में है। कब बना था, 28 जनवरी 1950 को ये बन गया था, ठीक है। कब बन गया था, 28 जनवरी 1950 को
ये बना था, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है कंट्री के लिए, चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के अदर जजेस होते हैं। मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में 33 हैं। इन चीज़ों को याद करके चलना। इसके बाद अपॉइंटमेंट की बात करूं तो भाई कैसे कौन अपॉइंट करता है? ऐसा तो नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतनी हाईएस्ट पोजीशन हम किसी को दे रहे तो ऐसे ही बोल देंगे अरे यार तू बन जा यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं तो चाहता हूँ तू बन जाए, जा यार। ऐसे थोड़ी अपॉइंटमेंट होती है, ऐसे थोड़ी किसी को भी अपॉइंट कर देंगे कि अरे भैया ये जा रहा है चलता फिरता इंसान, इसको बोल दो आज से तू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ऐसे काम नहीं चलता। तो भाई कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं बेटा आपके प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का काम होता है बेटा प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते भाई, कंसल्ट करते हैं। किस किस से कंसल्ट करेंगे? अब कुछ बच्चे बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं करता। प्रेसिडेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट, और उसके साथ जो बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के जजेस होते हैं उनसे कंसल्ट करता है। बताओ भाई किसे बनाना चाहिए, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करते हैं बेटा, चुनते हैं कि हाँ भाई इस इंसान को हम क्या बना रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रहे हैं। और इस तरीके से चलता है काम। वहीं अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जजेस कौन चुनता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जजेस को भी बेटा प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के जजेस होते हैं उन्हें भी कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। लेकिन ये किससे कंसल्ट करते हैं? ये करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो उल्टा है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करने वाला होता है तो वो कंसल्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जजेस से। और जब सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन वो कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि बताओ किस किस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए। तो अभी फिलहाल आपको इतना समझ आ गया होगा कि अपॉइंटमेंट किसके हाथों में होती है, कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करता है बेटा प्रेसिडेंट, और इन लोगों के कंसल्ट से करता है, इन लोगों की सलाह से करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सेम है जो मैंने बताया वही लिखा है। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है भाई? अगर आप किसी को जज बना रहे हो या आप कुछ भी बन रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का पार्ट बन रहे हो, तो आपको कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला वही जो हर चीज़ में है, सिटीजन ऑफ इंडिया, कि अगर आप इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हो तो एटलीस्ट आप इंडिया के तो नागरिक होने चाहिए, है ना, आप इंडियन तो होने चाहिए। तो यही बात है, यही बात बोली है कि भाई क्या वो सबसे पहले यही कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों में चॉइस है, ठीक है, और वाला ऑप्शन है कि ये ना किया हो, ये ना किया हो तो ये किया हो, और ये ना किया हो तो ये किया हो, ऐसा और करके है क्या। या तो भाई पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा कि या तो आपने किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट, एज अ एडवोकेट काम किया हो। अब जरूरी नहीं है कि 10 साल आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही काम किया या 10 साल आपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी काम किया, नहीं, 10 साल बस इतना होना चाहिए कि 10 ईयर्स तक आपने एज अ एडवोकेट हाई कोर्ट में काम किया। अब चाहे आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया हो, चाहे यूपी वाले हाई कोर्ट में किया हो, चाहे या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में किया हो, कहीं भी किया हो, अलग अलग आपके हाई कोर्ट बदल सकते हैं, बट एटलीस्ट आपने 10 सालों तक एज अ एडवोकेट काम किया हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। अगर ये काम नहीं आपने किया हुआ तो एटलीस्ट आप 5 सालों के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हो। लेकिन यहाँ चेंज नहीं कि 2 साल जज वहाँ 2 साल जज वहाँ, नहीं, यहाँ पर कंटिन्यू बात की गई है कि एटलीस्ट आप 5 सालों तक किसी सेम ही हाई कोर्ट में क्या रहे हो, जज रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। इसके बाद ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट मतलब होता है कि एटलीस्ट अगर वो अप्लाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तो एटलीस्ट उनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए जुडिशरी से रिलेटेड, है ना, सारे लॉज उन्हें पता होने चाहिए, उन्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जुडिशरी की, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जब उनकी रिटायरमेंट होगी 65 ईयर्स में, और जब उनको रिटायरमेंट दी जाएगी तो पेंशन भी दी जाएगी। हालांकि ये सैलरी वाले का पार्ट है, पर ठीक है पढ़ लो, ठीक है। तो बस यही सब कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 10 ईयर्स तक एज अ एडवोकेट उन्होंने किसी भी हाई कोर्ट में काम किया हो। अगर ये ना किया हो तो एटलीस्ट किसी भी हाई कोर्ट में 5 सालों तक वो जज रहे हों, ठीक है। उन्हें जुडिशरी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे बढ़िया ज्यूरिस्ट होने चाहिए वो, ठीक है। तो यही सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए उनके पास। अब आते हैं सैलरी पे। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें सैलरी मिलती है इंडिया के कंसोलिडेट फंड से, ठीक है। इंडिया का एक जो फंड होता है कंसोलिडेट फंड,
उससे इन्हें सैलरी मिलती है। याद रखो, सैलरी कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस। जब तक वो सर्विस में रहेंगे तब तक एक बार भी उनकी सैलरी कम नहीं होगी। जो फिक्स कर दी वही बढ़ सकती है पर कम नहीं हो सकती, कैन नॉट बी रिड्यूस। आप कितनी भी देश में तंगी हो जाए, देश बिल्कुल ही मतलब आप ये सोच लो कि गिर रहा हो, इकोनॉमी को लॉस पहुंच रहा हो, ऐसा हो जाए कि भाई पूरे ही इकोनॉमी बिगड़ जाए, ठीक है, देश के पास पैसा ना हो, लेकिन फिर भी वो जजेस की सैलरी में थोड़ी सी भी कटौती नहीं कर सकता। इट मीन्स कि भाई जजेस की जो सैलरी है उसको रिड्यूस, उसको कम नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हालात चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ सर्विस उन्हें मिलती है, और सबसे मेन बात पेंशन उन्हें मिलती है जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है एट द एज ऑफ 65 ईयर। वो इसका पार्ट था, ठीक है। तो जब 65 ईयर्स के वो होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एक प्रॉपर क्या मिलती है बेटा, पेंशन मिलती है उनके ओल्ड एज के लिए ना, उनके बुढ़ापे के लिए। इसके अलावा याद रखो एक बात और याद रखो, जब एक बार उन्हें अपॉइंट कर लिया जाएगा तो कैन नॉट बी डिसमिस्ड बिफोर रिटायरमेंट। उन्हें रिटायरमेंट से पहले हटाया ही नहीं जा सकता, समझ रहे हो मेरी बात। अगर एक बार आपको चूज कर लिया कि भाई आप आज से सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होगी आपको कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता, नहीं निकाल सकता। लेकिन पार्लियामेंट कर सकता है जब उसे ये लगे, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। इम्पीचमेंट मतलब होता है हटाना, ठीक है। अगर उन्हें ये लगे कि भाई जो जज है उसने कोई मिसबिहेव किया है या कुछ गलत किया है, तब उसे सिर्फ पार्लियामेंट हटा सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर चांसेस में होता है, वरना आपके पास ये राइट ही नहीं है कि आप उन्हें हटा सको, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती है, उनके पास क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या मतलब शक्तियां हैं ना, शक्तिवान नहीं, क्या क्या पावर्स है, वो क्या क्या कर सकती है। पहली पावर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। पहली पावर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अभी पढ़ेंगे इसे। देन नेक्स्ट इज अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, थर्ड इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और फोर्थ वन इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो अब हमें एक एक करके इन चारों को पढ़ना है। सबसे पहले आता है बेटा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले कौन सा आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या होता है, ऐसे केस, सिंपल सी बात है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मींस ऐसे केसेस जिनके लिए, ठीक है, जिनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो दो स्टेट है, हरियाणा और पंजाब है, या मान लो बिहार और यूपी है, जैसे मान लो इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया, तो ये केस डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो ये केस डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। या कोई ऐसा नेशनल मुद्दा उठाए जो पूरे देश की डिग्निटी से रिलेटेड है, तो वो केस कहाँ जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, समझ रहे हो, हमारे संविधान के दायरे से बाहर है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल को वो हार्म कर रहा है, कोई ऐसा केस आया, कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ है, तो भाई वो केस भी डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। नो हाई कोर्ट, नो सबऑर्डिनेट कोर्ट, डायरेक्टली वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, यस। तो ऐसे केसेस जिनके लिए आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वो कहलाता है आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। वो क्या कहलाता है, आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एग्जाम्पल भी एससी लिखा हुआ है, तो एससी मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है मेरा, ठीक है। तो यही बोला हुआ है, डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच, ये भी तो हो सकता है ना, नेशनल लेवल और सेंटर लेवल और स्टेट लेवल दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए, या दो अलग अलग स्टेट में हो जाए, तो आप जा सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ हो जाए, ठीक है, तो जा सकते हो। वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो जा सकते हो। तो आप कहाँ जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा आता है अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलिएट से आपको समझ आ रहा है अपील करना, ठीक है। मान लो हाई कोर्ट ने आपको जजमेंट दी है कि आपको फांसी होगी, और आप हाई कोर्ट के इस डिसीजन से, इस फैसले से नाखुश हो, तो आप अपील कर सकते हो। कहाँ अपील करोगे आप, सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे कि भाई जो मुझे हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है मैं उससे नाखुश हूँ, मैं अनहैप्पी हूँ, मैं उसको सही नहीं मानता। तो आप कहाँ अपील कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो बेटा सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। आप कहाँ अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ये बोल के कि भाई जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, और मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, इसे ही अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब
कि जो आपका प्रेसिडेंट है, मतलब जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट है, वो एज अ एडवाइजरी भी काम करता है, ठीक है, एज अ एडवाइजर भी काम करता है। कैसे एज अ एडवाइजर मैम? अगर प्रेसिडेंट को कभी लगे कि भाई ये जो इशू चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ठीक है, कुछ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है या कुछ भी, उसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये जो इशू चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के नज़रिए से सही है नहीं है, या कोई भी सलाह जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर लेना चाहता है, तो वो किससे एडवाइस करता है प्रेसिडेंट? किससे एडवाइस लेता है? वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है। प्रेसिडेंट जब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और बोल सकता है कि भाई इस मैटर पर, इस इशू पर मुझे एडवाइस करो, मुझे राय दो, ठीक है। तो ये एज अ एडवाइजर भी काम करता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद आता है बेटा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। याद रखो, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आज तक जितने भी जजमेंट दिए हैं उन सबके वो क्या रखता है बेटा? रिकॉर्ड्स रखता है। सुप्रीम कोर्ट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स ऑल जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितनी भी जजमेंट दी है वो उसका क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है। क्यों रखता है? हो सकता है कभी भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के पास सेम कोई केस आए तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हेल्प ले सके उस केस में, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने सारी जजमेंट्स को एज अ रिकॉर्ड रखता है, ताकि कभी ऐसा ही सिमिलर केस आए लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के पास तो वो उस जजमेंट से क्या ले सके बेटा? हेल्प ले सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब हमने बेटा पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट यहां तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट। हंसने रही हूँ, मैं हंसती मैं बहुत अच्छे से हूँ, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। तो भाई हाई कोर्ट हर एक स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट का अपना होता है, कुछ कॉमन भी शेयर कर लेते हैं। तो आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हाई कोर्ट की तरफ। चलो, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में बेटा एक तो स्टेट लेवल का कोर्ट होता है, सबसे मेन बात। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट लेवल का कोर्ट कौन सा है तो वो हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट भी होता है, ऑब्वियसली ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। अब से मतलब सिंपल सी बात है, जो यूनियन टेरिटरी होती है, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, इतनी सारी है ना, जरा कमेंट सेक्शन में बताना कितनी है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कितनी है हमारी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है, जैसे दिल्ली, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, तो भाई वहां पर एक सेपरेट हाई कोर्ट होगा। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए बेटा क्या होता है? सेपरेट सेपरेट हाई कोर्ट होते हैं, और बाकी हर एक स्टेट का अपना होता है, और कुछ स्टेट कॉमन भी शेयर करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बताया भी है कि भाई कुछ मोस्टली स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जो बेटा 2 या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट को, मतलब 2 से ज़्यादा शहर जो हैं वो एक कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। ये किस हिसाब से होता है बेटा? एरिया, पॉपुलेशन और वर्कलोड, ठीक है। एरिया, पॉपुलेशन और वर्कलोड के हिसाब से होता है। कभी कभी क्या होता है बेटा कि मान लो एरिया छोटा, छोटे छोटे स्टेट है, उन स्टेट्स में पॉपुलेशन भी कम है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि भाई तुम 3 स्टेट हो, इन तीनों स्टेटों का एरिया भी कम है, तीनों स्टेट्स का एरिया कम है, पॉपुलेशन भी यहाँ ज़्यादा नहीं रहती, वर्कलोड भी कम पड़ता है, तो एक काम करते हैं, इनके लिए अलग अलग बनाने से अच्छा एक कॉमन हाई कोर्ट बना देते हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग स्टेट है, लेकिन ये कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जिसका नाम है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। क्या नाम है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है वो पंजाब के लोगों के लिए भी है, वो हरियाणा के लोगों के लिए भी है। इसमें एक और एग्जाम्पल है, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनके लिए, इन चारों स्टेट्स के लिए, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन चारों स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। क्या नाम है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। सेम रीजन, पॉपुलेशन कम होगी, एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, या वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए इन चारों स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट, एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया है। नागालैंड के लोग भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाएंगे, आसाम के लोग भी जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के भी जाएंगे और मिजोरम के भी जाएंगे, ठीक है। तो ये सब के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि वैसे मोस्टली स्टेट का, हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है, लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉमन को शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो सेम जो भी मैंने आपको बताया ये उसके नोट्स थे, डन है। चलो, अब
कंपोजिशन भाई कौन कौन होता है इसमें, सिंपल सी बात है, इसमें भी हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस और बाकी के जजेस होते हैं, और इनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे करता है भाई, ऑब्वियसली वो क्या करता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो उनसे कंसल्ट करते हैं। उसके साथ साथ वो उस स्टेट के गवर्नर से, जैसे कि मान लो जो यूपी का हाई कोर्ट है, तो यूपी का जो गवर्नर है, उस स्टेट का जो गवर्नर है, तो उन गवर्नर से कंसल्ट करते हैं सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे कंसल्ट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस स्टेट के गवर्नर से, और उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, और उसके बाद वहां पर एक चीफ जस्टिस और बाकी के अदर जजेस को क्या करते हैं बेटा, अपॉइंट करते हैं। लेकिन अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, वो बस कंसल्ट कर सकता है, सलाह ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर से कि भाई मैं ये जजेस को अपॉइंट कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी कोई राय है, कोई सलाह है, कंसल्ट करते हैं इनसे प्रॉपर, ठीक है। चलो हाँ, अब इसमें जजेस होंगे कितने, नंबर ऑफ जजेस, हाई कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस होंगे कितने, इसे डिसाइड करेगा बेटा पार्लियामेंट, ठीक है। चाहे उस हिसाब से कि भाई उस स्टेट पे कितना वर्कलोड है, क्या है, तो सिर्फ वर्कलोड वगैरह के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को, है ना, हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को डिसाइड किया जाता है। कौन डिसाइड करता है बेटा, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और हाँ, कभी कभी मान लो कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है, टेम्परेरी जजेस को भी अपॉइंट कर दिया जाता है, बट वो सिर्फ काम तक के लिए होते हैं, जैसे वर्कलोड खत्म उन टेम्परेरी जजेस को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बता दी मैंने आपको। हाँ, ये वही है सेम जो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको पता ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का भैया नागरिक होना चाहिए। सेकेंड चीज, शुड हैव वर्कड एज अ जज इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 10 years, और शुड हैव वर्कड एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 years, और शुड बी रियॉन्ड जूरिस्ट। देखो भाई, सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट का जज अगर बनना है तो पहली चीज आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात कि आपने किसी भी कोर्ट में क्या किया हो, कम से कम 10 सालों तक एज अ जज काम किया हो, किसी भी कोर्ट में आपने किया हो, नो मैटर, ठीक है, लेकिन कम से कम 10 सालों तक किया हो। और अगर ये ना किया हो तो एटलीस्ट आप किसी भी हाई कोर्ट में 10 सालों तक एज एन एडवोकेट आपने काम किया हो, ठीक है, आपने एज एन एडवोकेट भी किसी ना किसी कोर्ट में क्या किया हो बेटा, काम किया हो, कम से कम 10 साल, यहाँ पर भी 10 साल, ठीक है। तो आप क्या बन सकते हो, हाई कोर्ट के जज बन सकते हो, और आप एक रियॉन्ड जूरिस्ट होने चाहिए, सेम बात, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पूरी जुडिशरी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद हम चलते हैं कि इनके पास क्या पावर और क्या फंक्शन होते हैं। देखो सेम बात, पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सेम बात है इसमें भी, ऐसे केसेस जिनके लिए आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर भाई कोई डाइवोर्स केस है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई केस है, विल से रिलेटेड यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई क्रिमिनल केस है, किडनैपिंग, मर्डर, थेफ्ट, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का सेम वही मतलब है जो वहाँ था, कि अगर आपको लगता है कि भाई ये क्राइम हुआ है, तो ऐसे केसेस जिनके लिए आप कहाँ जा सकते हो, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास जाओगे, कोई लोअर कोर्ट के पास नहीं जाओगे, आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे। तो इसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सेकंड है अपीलिएट। अपीलिएट का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, क्या, अगर आप लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन से ना खुश हो, पहले आप लोअर कोर्ट के पास गए, यानी कि जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके पास आप गए, ठीक है, वहां के डिसीजन से आप अनहैप्पी हो, आपको खुशी नहीं मिल रही, तो आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो कि मैं लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हूँ, मुझे वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा। थर्ड, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। भाई सुपरवाइजरी मतलब कि जो ये हाई कोर्ट है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के वर्क को देखता है, उसे कंट्रोल करता है और उन पर नज़र रखता है कि वो जो भी डिसीजन कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई ऐसा केस तो हैंडल नहीं कर रहे जो हाई कोर्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर वो थोड़ा सा सुपरवाइज करता है, मेनली सबऑर्डिनेट कोर्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। और फोर्थ इज मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन, वही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की तरह कि भाई हाई कोर्ट भी जो भी जजमेंट पास करता है बेटा, वो क्या करता है, हाई कोर्ट
जो भी जजमेंट पास करता है वो क्या करता है, उसके लिए भी उसे रिकॉर्ड करके रखता है, उसे मेंटेन करके रखता है, ताकि अगर लोअर कोर्ट में कभी उसी से रिलेटेड कोई मान लो सिमिलर केस आ जाए तो वो हेल्प ले सके। तो सेम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर एंड फंक्शन सेम है, लेकिन बस वहाँ हाई कोर्ट चल रहा था कि हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो तो आ सकते हो वगैरह वगैरह। यहाँ चल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो भाई दोनों में सेम चीजें हैं। अब बस इनके डायरेक्ट चीजें आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। हमने सुप्रीम कोर्ट कर लिया, हमने हाई कोर्ट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। भाई क्या होता है ये? अरे 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 भैया ये गिर जाती, अभी ऐसे लैंडिंग हो जाती मेरी। चलो अब हम पढ़ते हैं बेटा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। क्या होते हैं ये सबऑर्डिनेट कोर्ट? आओ जरा देखें। सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे हम हाई कोर्ट को कहते हैं ना कि भाई हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट की, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट। तो ऐसे ही बेटा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट कोर्ट कौन से होते हैं बेटा? सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, इन्हें कंट्रोल करता है हाई कोर्ट, तो यस इट्स कंट्रोल बाय हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट इन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या आता है आपका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, जिसमें एक सिविल होता है और एक सेशन या क्रिमिनल होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सेकंड आता है रेवेन्यू कोर्ट, जिसमें बेटा सारे टैक्स से रिलेटेड चीज़ों की बात होती है, रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ों की बात होती है। फिर आता है आपका पंचायत कोर्ट, ठीक है, और फिर आता है आपका लोक अदालत। ठीक है, तो ये चारों टाइप के कोर्ट्स को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मुझे दे दो 1 मिनट, एक सेकंड के लिए पानी पी लूँ बस, है ना, पी लेती हूँ, इतने तो बुरे नहीं हो तो। चलो तो हाँ, अब हम पढ़ते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना 2 तरीके के कोर्ट आते हैं, 2 तरीके के। एक आता है आपका सिविल, दूसरा आता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट वो होते हैं जहां आप लेकर जा सकते हो केसेस रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन या विल मतलब प्रॉपर्टी है ना, पैसा, संपत्ति। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसा केस है भाई, किसी की शादी रजिस्टर करनी है, शादी से रिलेटेड कोई केस है, एडॉप्शन से रिलेटेड कोई केस है आपका, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई केस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, तो आप कहाँ जाओगे? सिविल कोर्ट के पास। और अगर मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग से रिलेटेड कोई केस है तो आप जाओगे क्रिमिनल कोर्ट के पास, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे। ठीक है, हियर अपील अगेंस्ट लोअर कोर्ट। भाई लोअर कोर्ट की अपील भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है? सुनता है। लोअर कोर्ट से भी जो अपील आती है वो भी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कुछ नहीं होता है, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये है एक डिस्ट्रिक्ट, ये करना, रुको, ये है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और मान लो उसमें है ये एक जज। हाँ, ड्राइंग देख ली मैम की, ये है जज। अब मान लो केस आया है मर्डर और थेफ्ट से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बन जाएगा? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाएगा क्रिमिनल कोर्ट। क्या बन जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट या सेशन कोर्ट। ठीक है, मैंने बताया भी था ना, क्रिमिनल कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट बोल सकते हो या आप बोल सकते हो सेशन कोर्ट। ठीक है, और मान लो कभी इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विल और डाइवोर्स से रिलेटेड केस आया, ठीक है, तो ये बन जाएगा सिविल कोर्ट। मतलब समझ रहे हो, जज एक ही है। ठीक है, जज और जो पूरा सिस्टम है वो एक ही है, लेकिन जब मर्डर और थेफ्ट से रिलेटेड कोई केस आएगा, मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, है ना, इनसे रिलेटेड कोई केस आएगा, तब ये बन जाएगा क्रिमिनल कोर्ट, इसे बोलेंगे सेशन कोर्ट। ठीक है, और कभी अगर मैरिज, एडॉप्टेशन, विल, डाइवोर्स इससे रिलेटेड केस आएगा तो सेम इसे बोलेंगे सिविल कोर्ट। ठीक है, तो मतलब नाम बदल रहे हैं, किससे? केस से, बाकी पूरा ये
सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही रहेगा। लेकिन जब उसमें मर्डर, किडनैपिंग, थेफ्ट, इन सब से रिलेटेड केस आएंगे तब उसे क्रिमिनल कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट बोल देंगे। और जब कभी उसमें सिविल कोर्ट से रिलेटेड कोई केस आएगा, लाइक विल, डाइवोर्स, अडॉप्शन, मैरिज, इनसे रिलेटेड कोई केस आएगा तो क्या बोल देंगे, तो हम बोल देंगे उसे कि एक सिविल कोर्ट है। दैट्स इट। आ गई होगी बात समझ। इसके बाद आते हैं बेटा पंचायत कोर्ट। पंचायत कोर्ट आपके विलेज लेवल के होते हैं, इसे न्याय पंचायत भी कहते हैं। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस देखता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करता है। यस, मान लो एक केस आया यहाँ पर थेफ्ट का, तो वो मैंने बोला था ना कि जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, मैंने यहाँ क्या लिखा था, मैंने यहाँ लिखा था ना कि हियर अपील अगेंस्ट लोअर कोर्ट। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी, यहाँ पे भी लिखा है कि मान लो जो ये पंचायत कोर्ट है, जिन्हें हम न्याय पंचायत कह देते हैं, ये गांव के लेवल के, विलेज लेवल के कोर्ट होते हैं, एकदम लोअर लेवल के कोर्ट होते हैं। मान लो इस पंचायत कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल केसेस आए और वो सॉल्व नहीं हो पाए, तो वो कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। ठीक है, तब वो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर आता है लोक अदालत। यहाँ पर एकदम तुरंत, एकदम यूं क्विकली जस्टिस मिलता है। ठीक है, इसमें केसेस जो है वो विदाउट अ लॉयर सॉल्व हो जाता है, कोई लॉयर वॉयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई लॉयर वॉयर की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर जस्टिस आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाता है, मतलब बहुत जल्दी क्विकली मिलता है। इसके लिए आपको 20-20 साल बेटा चप्पलें घिसनी नहीं पड़ती और फिर न्याय भी ना मिले, ऐसा नहीं होता। यहाँ तुरंत जस्टिस हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, लोक अदालत में दो लोग हैं, लड़ते लड़ते आए हैं कि इसने मेरे खेत से ये चुरा लिया, इसने मेरी भैंस चुरा ली, इसने मेरी गाय चुरा ली। तो दोनों के बीच बेटा क्या किया जाता है, डिस्प्यूट को सेटल करवा दिया जाता है कि भाई दे दे इसकी भैंस, वापस दे दे। ठीक है, और अगर वो कहता है कि नहीं मैंने चोरी ही नहीं की है, तो बस दोनों के बीच सेटल करवा देते हैं कि ठीक है तू भी खुश तू भी खुश, ऐसे करके उन्हें भेज देते हैं। और ये सब किसी भी रिटायर्ड जज की निगरानी में होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो लोक अदालत जहाँ क्विकली बहुत सस्ता जस्टिस मिल जाता है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लॉयर वॉयर की भी ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पर डिस्प्यूट को सेटल करवाया जाता है। ना तू लड़ भाई, तू भी खुश रहा तू भी खुश रहा, इस तरीके से। फिर आता है आपका रेवेन्यू कोर्ट। सिंपल सी बात है, इसमें टैक्स से रिलेटेड सारे केस आते हैं। टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, पैसे से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सारी कहाँ जाएगी, रेवेन्यू कोर्ट में जाएगी। वो कहाँ जाएगी, रेवेन्यू कोर्ट में जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक पे, टॉपिक का नाम है रिट। एक रिट क्या होती है, रिट इशू कर देंगे, रिट इशू कर देंगे, क्या क्या होती है रिट, क्या इशू कर देंगे। हाँ, रिट मतलब अ लीगल ऑर्डर। रिट मतलब क्या होता है, एक लीगल ऑर्डर, जिसे कौन पास कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है, एक लीगल ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 139 आता है और आर्टिकल 32 आता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 139 और आर्टिकल 32 आता है रिट के अंदर। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट को इशू करता है। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 32 या 139 कहता क्या है, आर्टिकल 32 कहता है कि अगर कभी भी आपके फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट हुई है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू कर सकता है इसके खिलाफ। ठीक है, और ऐसे ही आर्टिकल 139, अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो बाकी के राइट आपके पास होते हैं उनकी इन्फोर्समेंट हुई है तो भी रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, रिट मतलब एक लीगल ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किसी के भी खिलाफ, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, किसी के खिलाफ पास कर सकता है और उनसे जवाब मांग सकता है कि भैया जवाब दो कि ये चीज हुई है तो क्यों हुई है। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज है रिट्स में बेटा। एक आता है आपका, एक सेकेंड, हेबियस कॉर्पस, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोविजन रीट, ठीक है, फोर्थ है सर्टी और आरी, और फिफ्थ है आपकी, थोड़ा सा थक गई यार, नहीं आई, फिफ्थ रीट है आपकी क्यों वारंटो रीट। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले एक एक को करके पढ़ेंगे।
एक एक करके इन पांचों को पढ़ेंगे और कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है भाई कॉर्पस वाली रिट। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं आपको इस चार्ट से समझा रही हूँ, लेकिन आप यहां से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से लिखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पांचों लिखी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट वन वाली। देखो इसमें क्या होता है, अगर कभी भी पुलिस किसी को भी अनलॉफुली गिरफ्तार करके लेके जाती है, ठीक है, शक के बिहाफ पे, ठीक है, डिटेन मतलब होता है पकड़ लेना। तो अगर जो पुलिस है कभी भी आपको शक के बिहाफ पे लेकर जाती है, डिटेन करती है अनलॉफुली मैनर में, तो उसे 24 घंटे के अंदर उस मुजरिम को, उस व्यक्ति को, ठीक है, जिसे उसने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश करना होता है। अगर वो उसे कोर्ट में पेश नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ ये रिट इशू कर सकता है कि भाई आपने अनलॉफुली मैनर से एक इंसान को 24 घंटे से पकड़ के रखा है, अगर आपने उसे पकड़ लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे 24 आवर्स में ही क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, नहीं करते तो भैया फिर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर देगी, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडेमिस को। मेंडेमिस रिट क्या होती है भाई, वी कमांड। वी कमांड मतलब कि हम ऑर्डर दे सकते हैं, तो इसी से आपको समझ आ गया होगा। आओ मेंडेमिस को समझते हैं। मेंडेमिस रिट जो होती है उसमें क्या होता है भाई, ये रिट होती है ड्यूटी परफॉर्मेंस को लेकर। ये रिट किसके लिए होती है, ड्यूटी परफॉर्मेंस को लेकर होती है। मेंडेमिस रिट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या हायर लेवल के कोर्ट को या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को ये मेंडेमिस रिट को इशू कर सकता है और क्या कह सकता है कि भाई अपनी ड्यूटी को अच्छे से करो। यानी कि मेंडेमिस का मतलब सिंपल सा है कि भाई कोई भी हायर लेवल का कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो क्या कर सकता है बेटा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, लोअर कोर्ट को या सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक रिट इशू करेगा जिसका नाम होगा मेंडेमिस। और उसमें वो क्या कहता है कि भाई जो भी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, जो भी आपको आपकी ड्यूटीज दी गई है, आप उसे अच्छे ढंग से करो। इसके बाद थर्ड आती है सर्टिओरारी। सर्टिओरारी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। मान लो कि आप जाते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास और आप सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहते हो कि भाई जबरदस्ती यहाँ पर चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, या फिर इसका फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट उस पर अपना जजमेंट दे भी रहा है, तो भाई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को सर्टिओरारी रिट इशू कर सकता है और बोल सकता है कि भाई ये आपकी जुडिशियल अथॉरिटी में नहीं आता है, ये केस आप हमें पास आउट करो, ठीक है। तो उसे कहते हैं सर्टिओरारी केस। और इस पे सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहता है कि आप इस पे जजमेंट मत दो, ठीक है, ये केस आपके पास आया लेकिन आप इसे पास करो। फोर्थ है बेटा प्रोहिबिशन। सेम, ये भी लगभग मिलता ही जुलता है। इसमें भी बेटा यही होता है कि हायर लेवल के कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, या मान लो आप ये भी कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट के लिए भी निकाल सकता है। क्यों, अगर उसे लगे कि भाई ये केस, एक पर्टिकुलर केस आया है और वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो हाई कोर्ट भैया इस पे जुरिस्डिक्शन देने का ट्राई ना करे, कोशिश ना करे। बहुत सिंपल सी बात है, ये केस आपके दायरे में नहीं है, ये नेशनल लेवल का है या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही सोल्व हो सकता है, तो आप इस केस को पास करो। ये भी सेम है, ठीक है, वो उसको मना कर देता है, उसको उस पर बेटा आप ये कह सकते हो उसको प्रोविजन रिट इशू करता है और कहता है कि भाई नहीं, ये केस आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस पर स्टेटमेंट देने का ट्राई भी मत करना, ठीक है। लास्ट रिट आती है आपकी क्यो वारंटो। इस रिट में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी इंसान के लिए निकाल सकता है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली रिट है, जो ये लास्ट वाली है क्यो वारंटो, ठीक है, ये बेटा किसी भी एनी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन पे ये रिट इशू की जा सकती है। मान लो कि ये आप हो, आई नो आप इससे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, ये लड़की देख रही है तो ब्यूटीफुल हो, बट मान लो क्या जा रहा है, या छोड़ो आप नहीं हो, ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, मान लो एक सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर है ये, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है मान लो, ठीक है, और भाई ये आज तक आगरा में पोस्टेड था, आज तक
ये आगरा में पोस्टेड था, लेकिन अब इसकी पोस्ट चेंज कर दी गई। इसका क्या कर दिया, इसका कर दिया ट्रांसफर और इसे बोल दिया कि आप चले जाओ भाई हरियाणा। अब आप हरियाणा में पोस्टेड हो गए, आपका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मान लो ट्रांसफर के बाद भी ये काफी टाइम तक आगरा में ही बैठा रहे, ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ क्यों वारंटो रिट को इशू करती है और बोलती है कि भाई आप अब आगरा में जो पोजीशन आपको मिली हुई थी, अब आप इसका पार्ट ही नहीं हो, तो फिर आप किस लिए यहाँ के प्रॉफिट को ले रहे हो, ठीक है, या यहाँ की पावर पर होल्ड करके बैठे हो, ठीक है। तो इसीलिए वो इस पे रिट इशू कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भैया जहां आपका है वहां जाओ, किसी जगह पर आप गैर कानूनी तरीके से नहीं बैठ सकते हो, किसी भी जगह पर आप फालतू में पावर को होल्ड करके नहीं बैठ सकते हो, जहां आपका ट्रांसफर कर दिया वहां चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिट इशू होती है। अब ये सारी रिट का भैया डिटेल है कि आप भाई किस अथॉरिटी से बैठे हो, है ना, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो होमवर्क यही है, इस चैप्टर को अच्छे से आपको देख लिया, पढ़ लिया। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं देखती हूँ आपके कमेंट। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।